नेक्स्ट पार्ट। रात की तारीकी को दुकानों के शीशे की दीवारों से झलकती रोशनियां रोशन किए हुए थी। जर्द रोशनियों का आग सामने लंबी सीधी सड़क पे भी पड़ रहा था, जिसके एक तरफ पार्किंग की गाड़ियों की लंबी कतार थी, दूसरी तरफ एक छोटा सा चबूतरा था। चबूतरे पे दिन में बुक फेयर के स्टॉल लगा करते थे, आजकल वो बंद था। ये जिना सुपर था और इस वक्त जर्द रोशनियों के अक्स से चमकती सड़क पर चल रहे थे। स्याह जैकेट की जेबों में हाथ डाले, शानों पे फिसलते लंबे बाल लिए वो सर झुकाए फरामोशी के आलम में कदम उठाती जा रही थी। अब्बा और अम्मा की कई बातें दिलो दिमाग में गूंज रही थी। जहां सिकंदर कौन था, इसका मनकू कजन शौहर, वो शख्स जिसके ख्वाब में इसने सारी उम्र देखे थे, इतनी आसानी से वो कैसे इससे दस्तबरदार हो जाए। क्या अब्बा अम्मा नहीं जानते थे कि वो ख्वाब अगर अपने हाथों से तोड़े जाएं तो उंगलियां भी जख्मी हो जाती हैं? फिर कैसे वो खुद को जख्म देकर अगर वो जहां या सबीन फुप्पो के लिए इनके लिए अनचाहा रिश्ता थी, तो भी इनको सफाई का एक मौका दिए बगैर ही कैसे खुद को इनसे अलग कर ले। ये मक्खन नहीं था जिससे बाल निकालना था, ये तो कांटों से उलझा दामन था। अगर खींचकर अलग किया तो दामन फट जाएगा, अगर कांटे निकालने की कोशिश की तो उंगलियां जख्मी हो जाएंगी। मगर क्या पता था कि इस कांटों के पौधे पे गुलाब भी खिलते थे, सुर्ख गुलाब, सब्ज पत्ते, रंगों, खुशियों और ख्वाबों के। वो सीटी की आवाज थी जिसने इसे ख्यालों के हजूम से निकाला। इसने चौंक कर सर उठाया। वो 3 लड़के थे, जीन्स और जैकेट्स में मरबूज, मुख्तलिफ सिमतों से इसकी तरफ आ रहे थे, यूं कि हर तरफ से वही थे, घेरा नरगा तंग दायरा। जगह कदर सुनसान थी, खाली चबूतरा तारीकी में डूबा हुआ था, जगमगाती रोशन दुकानें जरा दूर थी। इसका दिल धक से रह गया। वो तेजी से पलटी, मगर इधर से भी इनका ही कोई चौथा आ रहा था। वो मुबहम आवाजें निकालते, मायने कर इशारे करते इसके इर्द गिर्द घेरा तंग कर रहे थे। दबी आवाजों का शोर इसको घेरने लगा था। वो करीब आते 2 लड़कों के दरमियान तेजी से सर झुकाए गुजरने लगी, मगर दाएं वाले लड़के ने सबक रफ्तारी से इसकी कलाई को थामकर अपनी जानिब खींचा। अभी इसके लबों से चीख भी नहीं निकली थी कि आगे बढ़ने वाला खुद बौखला के पीछे हटा। तन की जोरदार आवाज के साथ किसी ने इस लड़के के सर के पीछे के हिस्से पे कुछ दे मारा था। मरण जोग्य बाजी को तंग करते हो, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। वो ऊंची लंबी हट्टी कट्टी सी डॉली हाथ में पकड़ा फ्राइंग पैन घुमा घुमा कर इनको मार रही थी। हक्का बक्का से 2 कदम पीछे हुई। जिसको लगा वो सर पकड़े बिलबिलाता हुआ पीछे भागा, बाकी 2 भी साथ ही दौड़े। एक ने जरा फुर्ती दिखाकर डॉली को लात मारनी चाहिए। डॉली ने उसी फ्राइंग पैन को घुमाकर ऐसी जब दी कि इस लड़के का घुटना चीख उठा, शायद टूट गया था। कम से कम इसकी चीख से तो हया को यही लगा था कि वो लंगड़ाता हुआ भाग उठा। आए बड़े साले, डॉली से पंगा लेते हैं। वो फातिहाना हाथ झाड़ते हुए अब हया की तरफ मुड़ा। सफेद आटे से गोया अटा हुआ चेहरा, आंखों के गिर्द लंबी काली लकीरें खींचकर लाइनर लगाया हुआ, आंखों में नीले सब्ज से लेंस, गालों पे सुर्ख पाउडर, भड़कीला आई शेडो और सुर्ख चोंच की तरह की लिपस्टिक, भूरे गोल्डन बालों की लटें सर पर लिए दुपट्टे से निकल रही थी। यकीनन विग थी, शायद जैसे अमूमन होती है। पहली दफा जब इसने डॉली को देखा था इसे कराहियत आई थी, दूसरी दफा खौफ, और इस रोज ट्रैफिक जैम पर इसे देखकर गुस्सा आया था। और आज कुछ भी नहीं। वो खामोशी से तेज तेज सांस लेती इसको देख रही थी। छोड़ो जी इन हरामखोरों को बाजी, इनका तो काम ही यही है। मैं भी बड़ी देर से ताड़ रही थी इनको, पर मुझे क्या पता था कि अपनी बाजी को ही तंग करेंगे। आए बड़े। वो पूरी बात सुने बगैर ही पलट गई। सीने पे बाजू लपेटे, सर झुकाए, तेज कदमों से चबूतरे की जानिब बढ़ने लगी। ख्वाजा सिरा के साथ रात के इस पहर सड़क पर खड़े होना कतन दुरुस्त ना था। अरे बाजी जी, गल तो सुनो। वो इसके पीछे लगकर हया चलते चलते रुकी और पलटकर संजीदगी से इसे देखा। क्या है? इसका मुंहमी चेहरा दुकानों की जर्द रोशनियों से दमक रहा था। हाय रे रब्बा, बाजी जी तुसी किन्ने सोने में। वो दोनों हाथ रुखसारों पर रखे खुशी से चहका। इसे कराहियत आई ना खौफ, बस चुपचाप इसे देखती गई। शुक्रिया ही कह दो बाजी। शुक्रिया? और कुछ? इसका अंदाज सपाट था। तुसी तो नाराज लगदे हो जी।
डॉली तुम क्यों हर जगह मेरे पीछे आते हो? हाँ तो टेंशन तो नहीं दिंदा ਤੁਹਾਨੂੰ हमेशा मदद ही की है। तुम्हें किसने कहा है मेरी मदद करने को? किसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया? बोलो, जवाब दो। डॉली का मुंह आध खुला रह गया, लेंस लगी आंखों में हैरत और फिर आंसू तैरने लगे। किसी ने नहीं जी। बड़ी देर बाद वो दुख से बोला, मुझे आप अच्छी लगती हो इसलिए आपका ख्याल रखती हूँ। आपको बुरा लगता है तो नहीं आऊंगी। दफ्तन हया का फोन बजा। इसने चौंक कर हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। इस पे प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। वह पैर पटक कर चबूतरे की तरफ आई और पांव लटकाकर बैठ गई। फोन अभी तक बज रहा था। इसने फोन कान से लगाया और डॉली को देखा जो छोटे छोटे कदम उठाता सिसकता हुआ इस तक आ रहा था। हेलो हेलो मिस हया, कैसी हैं आप? वो मेजर अहमद था और इसकी आवाज के पीछे बहुत शोर था। डॉली आहिस्ता से इससे जरा फासले पे चबूतरे पे बैठ गया। सर झुकाए वो हथेली से आंसू पहुंच रहा था। खुदा के लिए मुझे फोन मत किया करें, और ये जो बंदे आपने मेरे पीछे लगाए हैं ना, मैं इनमें से एक का खून कर दूंगी और इसके जिम्मेदार आप होंगे। मैं शादीशुदा हूँ और जल्द ही अपने शौहर के पास चली जाऊंगी। मेरा पीछा छोड़ दें, समझे आप? मजीद कुछ कहे बगैर इसने फोन रख दिया। तुसी घर बार वाले हो बज्जी? डॉली ने चेहरा उठाकर उसे देखा। हाँ, तुम्हारे इस मेजर ने तुम्हें बताया नहीं? इसने मेरे पीछे लगाया है ना तुम्हें? अल्लाह पाक की कसम ले लो, अल्लाह पाक की कसम ले लो जी, मुझे किसी मेजर वेजर ने नहीं भेजा, मैं खुद आता हूँ। अल्लाह की कसम जी। वो रोते रोते कह रहा था। हया के दिल को कुछ हुआ, इसे लगा वो सच बोल रहा है। मैं किसी को जाकर आपकी बातें नहीं बताया, मुझे बड़ा प्यार है जी आपसे, कसम से। वो लब भिंचे से देखती गई। कुछ था इसमें पुरस्कार खौफजदा करता मगर तरस और तरहम आमेज। ठीक है मत रो, मैं जी बड़ा प्यार करती हूँ आपसे इसलिए आती हूँ, पर तुसी तो इल्जाम ला रहे हो। वो अब सिसकते हुए अपना सर पीटने लगा था। अच्छा नाउ इट्स स्टॉप इट। वो चुपचाप बैठा इसे तकता रहा जब वो सामने फलाव में घूरती रही। तुसी जा रहे हो कहीं? हया ने चौंक कर इसे देखा। तुसी फूंकते क्या सी? उसने वजाहत की। हाँ, मैं यूरोप जा रही हूँ। वो जहाँ अमेरिका है, वो अंग्रेजी फिल्मों वाला। वो रोना भूलकर खुशी से चहका। शायद वो वाकई एक आम ख्वाजा सिरा था या फिर कोई बहुत बड़ा मक्कार अदाकार। हाँ वही। इसने तरदीद नहीं की। इधर कौन है जी? मेरा शौहर रहता है। वो अब सामने रोशन दुकानों की कतार को देख रही थी। कैसा है जी तुम्हारा शौहर? मैं नहीं जानती डॉली, अगर मैं जानती होती तो आज इधर ना बैठी होती। इसकी पलकें जरा सी भीगी, बड़ी बड़ी स्याह आंखों में पानी तैरने लगा। पर जी तुम दुआ करो डॉली, वो मुझे मिल जाए। वो आंखों की नमी छुपाती उठ खड़ी हुई। डॉली ने सर उठाकर देखा। वो उंगली की नोक से आंख का किनारा साफ करती सड़क की तरफ जा रही थी। डॉली की आंखों में बेपनाह उदासी उतर आई। खुदा करे वो तुम्हें कभी ना मिले हया सुलेमान। खुदा करे तुम इससे मायूस होकर जल्दी वापस आ जाओ, और खुदा करे तुम इधर जा ही ना सको। वो तेज कदम उठाती आगे बढ़ रही थी जब इसने डॉली को कहते सुना, मगर नहीं, वो डॉली की आवाज नहीं थी, वो किसी मर्द की आवाज। भरपूर, खूबसूरत और उस उदास, ऐसी आवाज जो इसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो मेजर अहमद की आवाज से ज्यादा खूबसूरत थी और इसमें जहां सिकंदर की अजनबी आवाज जैसी बेरुखी भी ना थी। इसके कदम जंजीर हो गए। तेजी से इसने गर्दन मोड़ी। दूर अंधेरे में डूबा चबूतरा खाली था। वहां दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। जिंदगी में पहली बार इसके अंदर डॉली से दोबारा मिलने की ख्वाहिश ने जन्म लिया। इसे जानना था कि डॉली कौन है, क्या है, क्यों है। नेक्स्ट पार्ट। इस रात वो बमुश्किल 2-3 घंटे तक सो सकी थी। फिर फजर की अजान से पहले तैयार होकर वो डिप्लोमेट एंग्लो पहुंच गई, जहां खतीजा की बार बार कॉल आ रही थी। शुक्र है आप आ गई। खतीजा इससे बाहर ही मिल गई। इसकी ऐनक के पीछे छुपी आंखें फिक्रमंद लग रही थी। हया सादा शलवार कमीज और स्याह जैकेट में मलबूस लंबे खुले बालों के पीछे रुसते हुए वो खतीजा तक आई। अब किधर जाना है? अंदर। ये शटल लेते हैं।
ये टर्किश एम्बेसी तक पहुंचा देगी। तभी एक उम्र रसीदा साहब और खातून तेजी से शटल की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। मेरी छठी कह कि अंकल आंटी भी टर्किश एम्बेसी जा रहे हैं। हया जल्दी करें, हमें पहले 15 में से होना है। वो हया का हाथ पकड़कर आगे बढ़ी, फिर ख्याल आने पे पूछ लिया, अंदर आईडी कार्ड से एंट्री होगी, आप आईडी कार्ड और पासपोर्ट लाई हैं? और हया का दिमाग भग से उड़ गया। वो रात इतनी डिस्टर्ब रही कि भूल ही गया कि पासपोर्ट तो मुझे आज मिलना था, वो तो अभी बना ही नहीं है। हया, खदीजा मुंह खोले हक्का बक्का इसे देखती रही। नहीं, आई एम सॉरी मैं, और खदीजा आई एम रियली सॉरी, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। इसका सर घूमने लगा था, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप खुद क्यों आई हैं? हाँ, आपकी वजह से मेरा स्कॉलरशिप रह जाएगा, इतना एहसास है आपको? वो फट पड़ी थी और हया जो इतनी मगरूर और खुद पसंद थी, जिसकी शख्सियत से लिबास तक हर शय परफेक्ट होती थी और जिसकी मिसालें इसकी क्लास वालों दिया करती थी, वो एकदम रो पड़ी। आई एम सॉरी खदीजा, मेरे कुछ प्रॉब्लम्स थे, मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है। वो जल्दी बेख्तियार उमड़ आने वाले आंसू साफ कर रही थी। इट्स ओके खदीजा, आई एम सॉरी, मगर आप जाएं, मैं कल ट्राई कर लूंगी। खदीजा चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, अपना आईडी कार्ड मुझे दें। जी, अपना आईडी कार्ड मुझे दें और वापस जाकर पासपोर्ट ऑफिस से अपना पासपोर्ट उठा लें। उम्मीद है आईडी कार्ड से आपकी एंट्री हो जाएगी और हमारी बारी आने तक आप वापस पहुंच जाएंगी। मगर पासपोर्ट ऑफिस तो पिंडी में है और मुझे तो जाते हुए भी 1 घंटा लग जाएगा, और पासपोर्ट ऑफिस तो खुलेगा ही 9 बजे, जबकि एम्बेसी 7 बजे खुल जाएगी। इसने फिक्रमंदी से कलाई पर बंदी गड़ी दी। ये नामुमकिन है, मैं कभी भी इतनी जल्दी वापस नहीं पहुंच पाऊंगी कि 15 में से हो सकूं। हया, मैंने जिंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। आप अभी से हार मान लेना चाहती हैं? लाएं, आईडी कार्ड दें, मुझे इन अंकल आंटी से पहले पहुंचना है। वो इसके हाथ में पकड़ा आईडी कार्ड झपट कर शटल की तरफ दौड़ती हुई चली गई। इसने आंखों के किनारे पहुंचा, फिर किलाई पे बंधी घड़ी को देखा। क्या इसका वीजा लग जाएगा या डॉली की बद्दुआ पूरी हो जाएगी और फिर कभी तुर्की नहीं जा सकेगी? इसे कभी जहां सिकंदर नहीं मिल सकेगा। मगर खदीजा ने कहा था, इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले, और इसने सोचा वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। बेदर्दी से आंखें रगड़कर वो गाड़ी की तरफ लपकी थी। बहुत रेस ड्राइव करके वो पिंडी आई थी। तकरीबन 1 घंटा इसे बंद पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बैठना पड़ा। खुदा करके 9 बजे ऑफिस खुला तो वो भागी। शायद इसकी हिम्मत दिखाने का सिला था। 10 मिनट बाद वो अपना पासपोर्ट लिए ऑफिस के बैरूनी सीढ़ियां उतर रही थी, तभी किसी गैर शनासा नंबर से कॉल आई। इसने किसी ख्याल के तहत फोन उठा लिया। हेलो हया, मैं खदीजा बोल रही हूँ। मेरा फोन तो बाहर भाई के पास है क्योंकि अंदर सेल फोन की परमिशन नहीं है। अभी एम्बेसी के गार्ड से फोन लेकर 100 मिनट करके कॉल कर रही हूँ। वो एक ही सांस में तेज बोलती गई। आप किधर हैं? बस मुझे पासपोर्ट मिल गया है, मैं आ रही हूँ। मेरी एंट्री हुई। इसने गाड़ी में बैठकर चाबी इग्निशन में घुमाई। शुक्र है मैंने तेज भागकर इन अंकल आंटी को बाईपास कर लिया। मैं 14 नंबर पे थी और आपकी भी एंट्री करा दी। आपका नंबर 15वां है। ओह शुक्र। लेकिन उन्होंने इन अंकल आंटी को रोक रखा है। अगर आप ना आई तो इनका इंटरव्यू हो जाएगा। और वो आंटी मुसलसल तस्वीर पढ़ रही हैं। हया, आप जल्दी आ जाएं। मैं बस में आ रही हूँ। अभी ऑफिस टाइम है ना, तो ट्रैफिक बहुत हैवी है। बस जल्दी से आ जाएं। ये बार बार पूछ रहे हैं कि मेरी दूसरी साथी किधर है। बस थोड़ी देर रुको। इसने एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाया। ट्रैफिक हस्बी मामूल फंसा हुआ था। बेपनाह रश, हॉर्न का शोर, बंद सिग्नल, फंसी हुई गाड़ियां। वो बार बार फिक्रमंदी से कलाई पर बंधी घड़ी देखती और फिर सुस्त रवि से चलते ट्रैफिक को। बमुश्किल मरी रोड से निकल पाई तो सुकून का सांस ली। मामूल की चेकिंग के बाद वो 11 बजे तक इस ओपन एयर लॉन्च में पहुंच गई जहां खतीजा थी। तुर्क रग्स, मखसूस तुर्क ब्लू आई और तुर्की के नक्शों से वो लॉन्च सजाया गया। खतीजा एक सोफे में मुंतजिर परेशान सी बैठी थी। इसे देखते ही उठ खड़ी हुई। शुक्र है आप आ गई हैं। उन्होंने सबके इंटरव्यू रोक रखे हैं, पहले हमारा होगा।
अच्छा, मगर क्यों? लेकिन क्यों का जवाब सुनने का वक्त नहीं था और फिर इनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया। वो खुशशक्ल सा तुर्क डिप्लोमेट इनके इंतजार में बैठा था। वो खतीजा के आगे चलती हुई सामने हुई और अपने फाइल शीशे की खिड़की के सुराख से अंदर दी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर इसका वीजा मुस्तरद हो गया तो? इस ऑफिसर ने इनकी फाइल उठाई, इससे फॉर्म निकाले और फाइलें वापस बंद करके रख दी। अगर इसने वीजा देना होता तो इनका इंटरव्यू करता, कुछ तो करता, कोई सवाल तो पूछता, मगर वो बस सरसरी सा फॉर्म को देख रहा था। तो क्या वो वाकई इनका वीजा मुस्तरद करने लगा था? फौरन पर एक निगाह दौड़ाकर इसने सर उठाया और संजीदगी से इन दोनों को देखा जो बिना पलक झपके सांस रोके इसको देख रही थी। आप किधर थी? वो इतने दिनों से आपका वेट कर रहा है। इसने साथ ही मेज पर रखा एक कागज उठाया। मुझे शिबांगी यूनिवर्सिटी ने ये लिस्ट भिजवाई थी, इसमें आपके नाम है ताकि मैं आपका वीजा लगा दूं। खैर, वीजा कल तक स्टैंप हो जाएगा। आप में से कोई एक कल आकर दोनों पासपोर्ट पिक कर ले शाम 4 बजे तक। राइट। फटे इस बात से इनकी आवाजें नहीं निकल रही थी। दिल यूं धड़क रहा था गोया अभी सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो जैसे ही इसके ऑफिस से निकली एक साथ रुक गई और एक दूसरे को देखा। आई एम सॉरी हया, आई एम सॉरी खतीजा। बैवक्त दोनों के लबों से निकला और फिर वो दोनों हंसते हुए एक दूसरे के गले लग गए। बिलाकर इसे यकीन आ गया कि हाँ वाकई वो तुर्की जा रही हैं, वो भी पूरे 5 माह के लिए। वो तुर्की जहां वो रहता है वो हमेशा से इसके दिल के साथ रहा है। वेलकम मी टू शिबांगी, वेलकम मी टू शिबांगी। नेक्स्ट पार्ट। भाई तो चले गए थे मुझे ड्रॉप करके, मैं आपकी सेल्फ से इनको कॉल कर लूं कि वो मुझे पिक कर लें। डिप्लोमेटिक एंगल से निकलते हुए खतीजा ने परेशानी जाहिर की तो इसने मुस्कुराते हुए सर झटका। नो प्रॉब्लम, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी खतीजा, आप मुझे डीजे और तुम कह सकती हैं। श्योर। इसने पार्किंग में खड़ी कॉल लॉक खोला। मुझे जीना सुपर जाना था, यूं ना करें कि शॉपिंग कर लें। आपने कुछ तो लेना होगा खतीजा। इसकी ताकीद के बावजूद तकल्लुफ खत्म ना कर सकी। स्वेटर्स लेने हैं, वहां बहुत सर्दी होगी, फिर वहीं चलते हैं। साइना शोर के बिलमुकाबिल चबूतरा खाली था, मगर दिन के वक्त वो इतना वीरान नहीं लग रहा था जितना पिछली रात लगा था। वो सर झटक कर आगे बढ़ गई और नेडल एम्बे वहां सेल लगी थी, आए कुछ देख लेते हैं। वो काफी दिनों से सोच रही थी कि यहाँ से कोई अच्छा शर्ट पीस ले लें और आज तो सेल भी लगी थी। और खतीजा आगे पीछे शीशे का दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुई। शॉप के अंदर वही मखसूस माहौल था, हीटर की गर्मी और बाहर के खुनकी का मिला जुला तासुर, जर्द सपाट लाइट से चमकती छत और हर तरफ शो केस पे फैले कढ़ाई वाले कपड़े। वह महफसी स्टैंड पर लगे नमूने देखती आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही थी। सामने वर्क टेबल थी जिसके पीछे खड़ा मुस्तैद सेल्समैन इसे देखकर फौरन मुतवज्जा हुआ। जी मैम, ये पिंक वाला दिखाएं जिस पे व्हाइट एम्ब्रॉयडरी है। इसने उंगली से पीछे रोल किए हुए थान की तरफ इशारा किया। सेल्समैन ने गर्दन फेर कर देखा। मैम, ये मैंने सामने रखा है, ये सामने ही पड़ा है। वो इससे 4 फुट बाएं जाने में इशारा कर रहा था जहां एक फैमिली खड़ी इस कपड़े का मुआयना कर रही थी। और थैंक्स। वो चंद कदम चलकर बाएं जाने आई जहां मेज पर खूबसूरत कढ़ाई वाला शर्ट का फ्रंट पीस फैला हुआ था। हया के बिल्कुल बाएं तरफ खड़ा एक नौजवान सर झुकाए हाथ में कपड़े को मसल कर चेक कर रहा था। इसके साथ एक नफीस मुअम्मर सी खातून और एक कम उम्र ऊंची पोनी टेल वाली लड़की खड़ी थी। मम्मी, ये पिंक वाला ले लेते हैं, सानिया भाभी को कॉम्प्लेक्शन फेयर है, इन पे सूट करेगा। क्यों भाई? वो अब नौजवान से राय मांग रही थी। हया ना चाहते हुए भी इनकी तरफ मुतवज्जा हो गई। इसे बस यही जल्दी थी कि वो कब वो शख्स इस कपड़े को छोड़े और वो इसे देख पाए। उस वक्त भी गुलाबी शर्ट का कपड़ा इस शख्स के हाथ में था। इसे इसने हाथ में यूं पकड़ा हुआ था कि इसकी हथेली ऊपर की तरफ थी। हया इसके हाथ में पकड़े कपड़े को देख रही थी। जब दफ्तन इसकी निगाहें कपड़े से उस शख्स की कलाई पर फिसली, वो बुरी तरह चौंकी। इसकी कलाई पर कांटे का सुर्ख गुलाबी सा निशान था जैसे जला हुआ हो या कोई बर्थ मार्क। काफी देर बाद हमारी
फर्स्ट एपिसोड खत्म हुई, जिसे तकरीबन 3 पार्ट में पेश किया गया। अब हम देखते हैं कि सेकंड एपिसोड में क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स बनते हैं। ये बर्थ मार्क वाला वाकई ख्वाजा सिरा था या कोई मर्द हया की मोहब्बत में ख्वाजा सिरा बन के उसका पीछा कर रहा था। तो इस रात से पर्दा उठाने के लिए और जहां सिकंदर उसको क्यों मुंह नहीं लगाता या उसकी फुप्पो ने ऐसे कौन से शर्मनाक काम किए हैं कि वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सकती पूरी फैमिली, इन दोनों चीज़ों से पर्दा उठाने के लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, सेकंड एपिसोड देखनी पड़ेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।